जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे टेस्ट योरसेल्फ 1.4 की, और इसके अंदर जो तमाम क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। यानी एम्पिरिकल फार्मूला में और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशनशिप है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो तकरीबन सेम है। तो लिहाजा इन दोनों की डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। इसमें एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या जवाब है इसका कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और आप देखिए, जब आप फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन को देखते हैं तो वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस या एटम्स कह लें प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। तो एज सच कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है इनके दरमियान। तो प्यारे बच्चों, बस आपने यही करना है कि आपने डेफिनेशंस जो हैं वो दोनों लिख लेनी है। इधर आपने लिख लेनी है एम्पिरिकल फार्मूला, नीचे डेफिनेशन। इधर आपने लिख लेनी है फार्मूला यूनिट डेफिनेशन, और फिर ये डेफिनेशन लिख देनी है। और आपने फिर आखिर में बता देना है कि द बोथ आर सेम, तो इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो लिहाजा इन दोनों में डिफरेंस है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका ये फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन। और ये आपने मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिख लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। टेबल आप बेशक ना बनाएं, लेकिन ये इस तरह हेडिंग्स देकर आप नीचे ये एग्जांपल्स कोड कर सकते हैं। ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है जिसे हम सिंपल होल नंबर एटम्स को कहते हैं। अभी मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन बताई थी। और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन और ग्लूकोज जैसी एग्जांपल्स हैं, जिनका एम्पिरिकल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल कर लिया जाता है कि 2 और 2 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1 रेशो हो जाता है। फिर 6 रेशो 6 रेशो 1 रेशो 1 रेशो हो जाता है। 6 12 6 जो है वो फिर 1 2 और 6 रेशो के हिसाब से सिंपल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका जवाब है एम्पिरिकल फार्मूला के। चले मैं आपको दोबारा जो है वो दिखा देता हूँ इसका जवाब एम्पिरिकल फार्मूला का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। और अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला की कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो इसी टेबल में मौजूद है, जो भी मैं आपको दिखा रहा था। इस टेबल में ही आप एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल्स कोड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली लहदा भी कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू के सर ज़रा शो करवाएं कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको शो करवा दिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज मॉलिक्यूलर और आयोनिक कार कंपाउंड्स, राइट। आई थिंक सो यहाँ पे कार्प्ड लिख दिया गया, दैट इज़ द रॉन्ग सेंटेंस, कंपाउंड होना चाहिए था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आइडेंटिफाई क्या करना है अब हमने, मॉलिक्यूलर और आयनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत से कंपाउंड हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम मीथेन है, इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है सुक्रोज, इसका नाम है बेरियम कार्बोनेट, उसका नाम है पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलें हम ये इसको लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको नाम बताया, ये सब कंपाउंड्स हैं। मैं इनके दोबारा नाम लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि इसमें से मॉलिक्यूल कौन से हैं और फार्मूला यूनिट कौन से या आयनिक कंपाउंड कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब कंपाउंड्स के नाम हैं। आप भी दर्ज कर लें, इसको अभी कॉपी पेंसिल निकाल लें, आप भी नोट डाउन कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं ये बताने के लिए कि इनमें से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन से होंगे, राइट, और आयोनिक फॉर्म में कौन से होंगे। ये पूछा ना कि मॉलिक्यूलर कौन से हैं और आयनिक कंपाउंड कौन से हैं, इसका हम जवाब दे देते हैं। इफ़ यू जस्ट रियली लुक एट H2O2, दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो लिहाजा ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा इसका। ये कंपाउंड जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। और इफ़ यू से मी कि सर मीथेन
तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होगा। इसके उसके बाद ग्लूकोज है प्यारे बच्चों, तो ग्लूकोज भी जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही कह लें कि नॉन मेटल्स हैं, तो ये भी जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। और प्यारे बच्चों उसके बाद सुक्रोज है, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो सिंपल है, ये मैटर नहीं करता कोई आइटम कितनी तादाद में है, मैटर ये करता है कि इधर वो एलिमेंट है कौन सा। आपने पढ़ा ना एलिमेंट्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इवन मेटलॉइड्स भी आपने पढ़ा के होते हैं। तो बस ये आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। एटम्स जो हैं वो मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, और इसके अलावा नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो ये बस आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो फिर इस तरह से ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी। उसके बाद बेरियम कार्बोनेट। अब बेरियम जो है वो बेसिकली कह लें कि मौजूद है सेकंड पीरियड में। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। तो जिस तरह प्यारे बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें ये देखो, अब ये जो येलो वाले एलिमेंट्स होते हैं ये सब मेटल्स होते हैं। देखो कुछ का हैवी मेटल्स लिखा हुआ है, कुछ को लाइट मेटल्स लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लू होते हैं, ठीक है, और ये जो सारे एंड पे वाला ये वाला ग्रुप है नोबल गैसेस का, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जब कॉम्बिनेशन आता है तो फिर वो आयनिक कंपाउंड ही बनता है। तो आप देखो बेरियम जो है वही हमारे पास दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर हमें बेरियम नज़र आ रहा है, तो ये एक मेटल हुआ। अभी मैं सब कह रहा था ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सब देखो ब्लू किए हुए हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपस में जो ग्रुप होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाएगा, लेकिन मेटल्स का और नॉन मेटल्स का जो ग्रुप होगा वो आपस में आयनिक कंपाउंड बना देगा। इसलिए यहाँ पर अब मैं इसको जो है आयनिक कंपाउंड का नाम दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा आयनिक कंपाउंड। आपको मैं एक और रेफरेंस देता हूँ, आपको ये रेफरेंस याद होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन से आयनिक हैं और कौन से मॉलिक्यूलर हैं या कोवेलेंट हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं, आप भी कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो यहाँ पानी भी देखें कोवेलेंट था, नमक अब NaCl है, NaCl में देखें अब क्या सीन है। अब देखें सोडियम जो है वो मेटल है और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। तो फिर वही बात आ गई कि जब ग्रुप बनेगा मेटल नॉन मेटल का तो वो कंपाउंड होगा आयोनिक कंपाउंड। तो लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ आई लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। ये आपने नाम याद करने हैं। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको सैंड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया के ये फार्मूले हैं। तो ये आपने याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अब हमारा आखिरी कंपाउंड है, दैट इज़ पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr। तो अब देखो पोटाशियम जो है हमारे पास पहले ग्रुप में है और ब्रोमीन जो है हमारे पास नॉन मेटल्स में है। तो ये भी एक मेटल और नॉन मेटल की कहानी हो गई, ये भी आयनिक कंपाउंड ही होगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो है वो ये होगा, ये अब आपने याद रखना है, ठीक है। इज़ दैट फाइन। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बस ऐसे ही नोट डाउन कर लें, यही आपके सवाल का जवाब है जी। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है, व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो बड़ा खूबसूरत सवाल है ये। तो प्यारे बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड पूछा गया है। अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो दैट इज़ CH3COOH, और इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड, कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर OH होगा। तो ये बेसिकली एक, इसको हम इथानोइक एसिड भी कहते हैं, इथानोइक एसिड, और इसको आप एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ये इसका कंडेंस फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो मैंने आपको बना के भी दिया है। तो प्यारे बच्चों इसमें सीन ये है कि अब आप इसको जो है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें अब आपको अगर हम देखें CH3COOH की तरफ देखें, ये फार्मूला जो आपके बुक में लिखा हुआ है, इसमें देखें एक कार्बन, दो कार्बन है, ठीक है, सिर्फ दो ही कार्बन है। और देखें हाइड्रोजन जो है वो टोटल 3 और 1 4 हैं, तो हम 4 हाइड्रोजन कर लेते हैं। और देखें ऑक्सीजन जो हैं वो 2 हैं। अब देखें हमारे पास रेशो आ रहा है 2:4:2, इसको सिंपल करेंगे तो ये 1:2:1 आ जाएगा। तो लिहाजा अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, यानी CH2O,
ठीक है, तो ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला। और ये इन्होंने सवाल किया था हमसे कि भाई आप एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, तो हमने बता दिया एम्पिरिकल फार्मूला। अब प्यारे बच्चों एक छोटी सी चीज़ और करनी है कि ये हमारे पास अब एक कंपाउंड है, एम्पिरिकल फार्मूला है जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमें पता है कि कार्बन का जो वज़न है वो 12 ग्राम होता है, ठीक है, या फिर आप इसका ले लें 12 AMU, मैंने आपको पहले AMU के बारे में बताया। और हाइड्रोजन का जो है वो 1 AMU होता है, लेकिन आपको पता है कि 2 आइटम्स हैं हमारे पास किसके, हाइड्रोजन के, तो टोटल वज़न 1 2 ही होगा, 2 AMU होगा, ठीक है। वैसे तो 1 होता है एक हाइड्रोजन का, लेकिन चूँकि 2 आइटम्स हैं तो ऑक्सीजन का वज़न 16 AMU होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या सीन है कि 12 + 2 + 16 कर लेंगे, 12 + 2 14, 14 + 16 कितना हो गया 13। तो प्यारे बच्चों 13 AMU एम्पिरिकल फार्मूला मैथ आएगा। क्या आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मैथ आएगा। लेकिन सवाल में डिमांड की गई है कि मॉलिक्यूलर मैथ निकालना है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मैथ निकालना सिखा दिया मैंने आपको, ये तो डिमांड ही नहीं की गई थी। चलें कोई बात नहीं, अब हम मॉलिक्यूलर मैथ भी निकालते हैं, मतलब जो ओरिजिनल फार्मूला होता है उसका अगर आप मैथ निकालेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर मैथ कहेंगे। लेकिन अगर आप एम्पिरिकल फार्मूले का मैथ निकालेंगे जो कि 30 AMU निकला है, उसको आप कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। लेकिन हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मैथ। तो प्यारे बच्चों उसका मॉलिक्यूलर मैथ कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास फार्मूला था CH3COOH, फिर हमने इसको जब कंडेंस किया था तो 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे, यानी 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे। ये है इसका मॉलिक्यूल, ये आप कह लो कि ये इसका होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। क्या बोलोगे इसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होगा प्यारे बच्चों उसी का निकलेगा मॉलिक्यूलर मैथ। चलें कैसे निकालेंगे? अब देखें कार्बन का हमें पता है कि मैथ होता है 12 AMU, ये आपने कुछ वैल्यूज़ याद करनी होती हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन का मैथ होता है 1 AMU, ये आपने याद रखना है। इस तरह से ही ऑक्सीजन का जो है वो मैथ होता है 16 AMU, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सीन क्या हो रहा है कि हमने सबको जमा करना होता है। अब आपको पता है कि कार्बन जो है इसकी वैल्यू तो 2 है और जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू 4 है और जो ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू 2 है। ये देखें 2 4 एंड 2, मतलब जितने भी एटम्स होते हैं वो आपने ले लेने होते हैं। सो 12 आपने मैथ प्लेस कर दिया कार्बन का और वहाँ हाइड्रोजन का मैथ प्लेस कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो है हमने क्या कर दिया, हमने मैथ प्लेस कर दिया किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। अब 12 को 2 से करो तो 24 होता है, 4 को 1 से करो 4 होता है, 16 को 2 से करो तो 32 होता है। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, इसको इसमें जमा करो तो ये 28 हो जाता है, 28 को 32 में जमा करो तो 32 में 2 तो 60 हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि 60 AMU जो है वो है मॉलिक्यूलर मैथ, ठीक है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर मैथ। पहले मैंने आपको बताया था फार्मूला मैथ, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला मैथ, ठीक है। अभी हमने एम्पिरिकल फार्मूला मैथ नहीं निकाला, क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मैथ। किस मॉलिक्यूल का निकाला? एसिटिक एसिड का। अब ये सिरका कहते हैं इसको, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? सिरका। तो ये आपने सब बच्चों ने याद रखना है कि सिरके का जो हमारे पास मैथ है वो 60 AMU होता है। ये आपको बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गेस भी है कि आपको बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये आप इसको स्टार लगा लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया भी हुआ है एक दफ़ा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या किया जा रहा है? फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मैथ, वो तो हो गया। कैलकुलेट द फार्मूला मैथ ऑफ द फॉलोइंग। याद रखो प्यारे बच्चों, जो मॉलिक्यूल होता है ना, क्या होता है? मॉलिक्यूल का निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मैथ, ठीक है। और जो प्यारे बच्चों फार्मूला मैथ होता है, क्या होता है? फार्मूला मैथ का निकाला जाता है, बल्कि जो एनिक कंपाउंड होता है, अभी बताया था ना एनिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है,
उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, उसका आप निकालते हैं फॉर्मूला मास। अब ये भी आयनिक कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम जिंक सल्फेट है, इसका नाम कॉपर कार्बोनेट है। तो लिहाजा ये आपको नाम वैसे आने चाहिए खुद ब खुद। अगर आपको नाम आना शुरू हो गए हैं ना तो समझ लें आप अच्छे केमिस्ट बन रहे हैं। अगर आपको नाम नहीं आ रहे तो फिर आप ख़तरनाक केमिस्ट हैं और जिसके नंबर भी कम आ सकते हैं बोर्ड में। तो सोडियम सल्फेट, आपको याद होगा सल्फेट एक रेडिकल है, सोडियम एक मेटल है। इस तरह तीनों ही, दोनों सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट, इस तरह कार्बोनेट हमारे पास एक रेडिकल है, उसके साथ कॉपर लगा हुआ है तो कॉपर कार्बोनेट होगा। तो प्यारे बच्चों निकालते हैं इनका फॉर्मूला मास। ओके प्यारे बच्चों, सो ये हमारे पास का जवाब है। मैं आपको मैसेज बता रहा था सब एलिमेंट्स के मास निकालने होते हैं। तो सोडियम का मास जो है वो 23 होता है, 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का निशान क्यों, अगला एलिमेंट आ गया। सल्फ़र है, सल्फ़र का 32 मास होता है, ठीक है, इसका 142 AMU निकलेगा फॉर्मूला मास। इस तरह से इसका निकलेगा 161। जिंक का 65 मास होता है, ये आपने याद रखना है। कॉपर का 63 होता है, याद रखना है। इसका 123 AMU निकलेगा। सो ये इसका जवाब है। अब ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन। तो इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा। अभी आपको नज़र आ रहा होगा एक थंबनेल, वो नेक्स्ट का है, 1.5 का है, वो आप देख लो, या डिस्क्रिप्शन में एक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वो आप देख लो। आप उससे पूरी बुक की प्लेलिस्ट में चले जाओगे और पूरी बुक को सीक्वेंस में मैंने लगाया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। या सिंपली आप लिखो टेस्ट योर सेल्फ 1.5 गूगल सर्च बार पे और स्पेस GS केमिस्ट्री लिख दो तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर यस तो एक काम आपने करना है, लाजमी करना है, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ और अपने टीचर्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, सारे आंसर तो अच्छी तरह से कर लें। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।